देखिए, आज के समय में आप एआई को हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पहले के जमाने में भी एआई ऐसा ही था? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो शायद आप गलत हैं। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि एआई कैसे आज इतनी ऊंची मुकाम तक पहुंच गया। You open ChatGPT and type just one thing. Pretend you're my manager. Let's negotiate my salary. The consequences of artificial intelligence for the labour market, as we've just heard. Ethan Jackson is with the Vector Institute, a Canadian AI research firm. सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे बचपन से ही मशीनों और नंबरों से प्यार था और जिसने आगे चलकर दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार बना दिया, सोचने वाली मशीन। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसे आज हम फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से जानते हैं, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग का जन्म 23 जून 1912 को हुआ। उनका पूरा नाम था एलन मैथेसन ट्यूरिंग। उनके पिता ब्रिटिश सरकार में काम करते थे और बचपन से ही ट्यूरिंग एक अलग ही तरह के बच्चे थे। स्कूल में उनका रुचि सामान्य विषयों से ज्यादा गणित और विज्ञान में था। वे अक्सर जटिल समस्याएं हल करते रहते थे जो उनकी उम्र के बच्चों के लिए बहुत कठिन होती थी। ट्यूरिंग ने गणित में अपनी असाधारण प्रतिभा दिखाई। 1936 में उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जिसने दुनिया बदल दी। ये एक सैद्धांतिक मशीन थी जो किसी भी गणितीय समस्या को हल कर सकती थी अगर उसे निर्देश दिए जाए। सरल शब्दों में आज के कंप्यूटर का मूल विचार वहीं से आया। फिर आता है दुनिया के सबसे बड़े युद्ध का समय, वर्ल्ड वॉर 2। जर्मनी एक गुप्त कोडिंग मशीन का इस्तेमाल करता था, एनिग्मा मशीन। इस कोड को तोड़ना लगभग असंभव माना जाता था, लेकिन ट्यूरिंग ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक मशीन बनाई जिसका नाम था बूमवे। इस मशीन की मदद से एनिग्मा कोड को तोड़ दिया गया और माना जाता है कि इससे युद्ध को 4 साल पहले खत्म हो गया। युद्ध के बाद भी ट्यूरिंग रुके नहीं। उन्होंने एक और बड़ा सवाल उठाया, क्या मशीनें सोच सकती हैं? अगर एक मशीन इंसान की तरह बात करे और आप पहचान न सकें कि वो मशीन है तो वो बुद्धिमान है। यही कॉन्सेप्ट आज के एआई की शुरुआत है, लेकिन उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। उस समय यूके में समलैंगिकता अवैध थी और इसी वजह से ट्यूरिंग को सजा दी गई। उन्हें जबरदस्ती इलाज दिया गया जो उनके लिए बेहद दर्दनाक था। 1954 में सिर्फ 41 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज दुनिया उन्हें एक हीरो के रूप में याद करती है। उनके नाम पर ट्यूरिंग अवार्ड दिया जाता है। यूके ने उनसे आधिकारिक रूप से माफी मांगी और उनकी तस्वीर ब्रिटिश मुद्रा पर भी छपी। उनकी वजह से ही आज हम एआई, कंप्यूटर और डिजिटल दुनिया का उपयोग कर पा रहे हैं। 1956 का साल। दुनिया उस समय कंप्यूटर को सिर्फ एक गणना करने वाली मशीन के रूप में देखती थी। किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन यही मशीन इंसानों की तरह सोच सकेगी और यहाँ तक कि फैसले भी ले सकेगी। इसी दौरान अमेरिका के एक शांत विश्वविद्यालय डार्टमouth कॉलेज में कुछ दूरदर्शी वैज्ञानिक एक साथ इकट्ठा हुए। उनका लक्ष्य बेहद अनोखा था। वे ऐसी मशीन बनाना चाहते थे जो इंसानों की तरह बुद्धिमान हो। यही बैठक इतिहास में डार्टमouth कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी गई, जहाँ पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के पीछे सबसे बड़ी भूमिका थी जॉन मैककार्थी की। उनका मानना था कि इंसान की सोच, सीखने की क्षमता और समस्या सुलझाने का तरीका, इन सबको नियमों में बदला जा सकता है और अगर इन नियमों को समझ लिया जाए तो मशीन को भी ये सिखाया जा सकता है। उनके साथ थे कुछ और महान वैज्ञानिक, मार्विन मिन्स्की, क्लॉड शैनन और नथानियल रॉचेस्टर। ये सभी मिलकर एक ऐसे भविष्य का सपना देख रहे थे जहाँ मशीन सिर्फ आदेशों का पालन नहीं करेगी बल्कि खुद सोचेगी, सीखेगी और कुछ नया बनाएगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी चर्चा बेहद गहरी और भविष्य की ओर इशारा करने वाली थी। उन्होंने सवाल उठाए, क्या मशीन इंसानी भाषा समझ सकती है? क्या वो अपनी गलतियों से सीख सकती है? क्या वो जटिल समस्याओं को हल कर सकती है? आज जो चीजें हमें सामान्य लगती हैं जैसे चैट जीपीटी, वॉइस असिस्टेंट या रिकमेंडेशन सिस्टम, इन सब की नींव उसी चर्चा में रखी गई थी। उस समय तकनीक सीमित थी लेकिन उनकी सोच की गहराई असीम थी। हालांकि इस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी ताकत उसकी विजन और उसकी सबसे बड़ी सीमा भी। उन्होंने सोचा था कि बहुत कम समय में इंसानों की तरह सोचने वाली मशीन बन जाएगी, लेकिन असलियत में ये इतना आसान नहीं था। जरूरी कंप्यूटिंग पावर, डेटा और एडवांस्ड एल्गोरिथम्स उस समय मौजूद नहीं थे। इसलिए अगले कुछ दशकों में एआई रिसर्च कई बार रुक गई, जिसे आज हम एआई विंटर के नाम से जानते हैं। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के बाद एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ एक विचार नहीं रहा, ये धीरे धीरे एक पूरा रिसर्च फील्ड बन गया। अलग अलग विश्वविद्यालय और संस्थान एआई पर काम करने लगे और वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश करने लगे कि मशीन को इंसानों की तरह इंटेलिजेंट कैसे बनाया जाए। शुरुआत में कुछ सिंपल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स बनाए गए, जैसे लॉजिक सॉल्व करना या बेसिक गेम्स खेलना। इसी समय बना मशहूर लॉजिक थियरिस्ट, जिसे कई लोग दुनिया का पहला एआई प्रोग्राम मानते हैं। ये इंसानों की तरह मैथमेटिकल थ्योरम्स को प्रूव कर सकता था, जो उस समय एक चौंकाने वाली उपलब्धि थी। इसके बाद एआई रिसर्च धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। वैज्ञानिकों को समझ आया कि सिर्फ रूल से इंटेलिजेंस बनाना संभव नहीं है, मशीन को सीखना भी होगा। इसी सोच से जन्म हुआ मशीन लर्निंग का, जिसमें कंप्यूटर खुद डेटा से पैटर्न सीखता है। इसी दौरान परसेप्ट्रॉन जैसे एल्गोरिथम्स बने जिन्होंने मॉडर्न न्यूरल नेटवर्क्स की नींव रखी। समय के साथ साथ सिस्टम्स और भी पावरफुल होते गए। कंप्यूटर की स्पीड बढ़ी, स्टोरेज बढ़ा और एल्गोरिथम्स ज्यादा एफिशिएंट हुए। जो चीजें कभी असंभव लगती थी, जैसे इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच अंडरस्टैंडिंग या लैंग्वेज जनरेशन,
वो धीरे धीरे संभव होने की। आज हम जो डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और जनरेटिव एआई देखते हैं, ये सब उसी शुरुआती रिसर्च का एडवांस्ड रूप है। समय के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहा, ये धीरे धीरे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। 2010 के बाद शुरू हुई एक नई क्रांति, डीप लर्निंग रेवोल्यूशन। पावरफुल जीपीयू, बहुत बड़ी मात्रा में डेटा और एडवांस्ड एल्गोरिदम्स ने मिलकर एआई को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ने एआई में भारी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा, अब एआई सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, ये क्रिएट भी कर सकता है। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां चैट जीपीटी इंसानों की तरह बात कर सकता है, एआई आर्ट टूल्स तस्वीरें बना सकते हैं और एल्गोरिदम्स हमारी पसंद समझकर कंटेंट रिकमेंड कर सकते हैं। यूट्यूब पर जो तुम देखते हो, इंस्टाग्राम पर जो स्क्रॉल करते हो, इन सब के पीछे एआई काम कर रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जितना एआई पावरफुल हो रहा है, उतनी ही कुछ कठिन सवाल सामने आ रहे हैं। क्या एआई इंसानों की जॉब्स को रिप्लेस कर देगा? क्या फेक वीडियोस या डीप फेक सच और झूठ के बीच की सीमा मिटा देंगे? क्या एआई कभी बायस्ड हो सकता है? ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी के नहीं है, ये हमारे समाज, एथिक्स और फ्यूचर से भी जुड़े हुए हैं। फिर भी इस सारी अनसर्टेनिटी के बीच एक बात साफ है, एआई रुकने वाला नहीं है। भविष्य में शायद हम ऐसा एआई देखेंगे जो सिर्फ स्पेसिफिक टास्क ही नहीं, बल्कि इंसानों की तरह किसी भी समस्या को समझकर उसका समाधान कर सके। इस कॉन्सेप्ट को आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहा जाता है। तब सवाल ये नहीं होगा क्या एआई कर पाएगा, बल्कि होगा एआई कितनी दूर तक जा सकता है। शायद एक दिन एआई हमारा सबसे बड़ा सहायक बनेगा, इंसान और मशीन मिलकर काम करेंगे, नई नई खोजें करेंगे और दुनिया को आगे बढ़ाएंगे। या फिर शायद हमें ही तय करना होगा हम एआई को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि एआई खुद कोई फैसला नहीं करता, फैसले इंसान ही लेते हैं। एआई मेरी एजीआई के बाद आता है एक और संभावित चरण, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, एएसआई। एएसआई एक ऐसा एआई होता है जो इंसानी बुद्धिमत्ता को पार कर जाता है। ये सिर्फ इंसानों की तरह सोच ही नहीं सकता, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा तेज और कुशल तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। एएसआई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सेल्फ इंप्रूवमेंट या सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटी। अगर कोई एआई खुद ही अपने एल्गोरिदम्स को बेहतर बना सके, तो वह एक ऐसे लूप में प्रवेश कर सकता है जहां हर अपग्रेड उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाता जाएगा। इस प्रक्रिया को इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन कहा जाता है, जिसमें एआई बहुत कम समय में असाधारण क्षमता हासिल कर सकता है। इस स्थिति में एआई इतना शक्तिशाली हो सकता है कि इंसान उसके साथ प्रतिस्पर्धा ही न कर पाए। एएसआई की संभावनाएं जितनी विशाल हैं, उसके जोखिम भी उतने ही बड़े हैं। एक तरफ एएसआई हमें मेडिकल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और एनवायरमेंटल समस्याओं का समाधान दे सकता है। ये नई दवाइयां खोज सकता है, क्लाइमेट चेंज जैसी जटिल समस्याओं का हल निकाल सकता है और मानव जाति को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। दूसरी तरफ अगर इस टेक्नोलॉजी को सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया, तो ये गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर एआई गलत डेटा या बायस्ड इंफॉर्मेशन के आधार पर डिसीजन लेता है, तो उसका असर बेहद खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा अगर एएसआई इंसानों के उद्देश्यों और मूल्यों को सही तरीके से नहीं समझ पाता, तो उसके फैसले मानवता के लिए हानिकारक हो सकते हैं। लेकिन असली सवाल यही है, क्या हम सच में इतनी शक्तिशाली बुद्धिमत्ता को नियंत्रित कर पाएंगे, या फिर एक समय ऐसा आएगा जब वही बुद्धिमत्ता हमें नियंत्रित करने लगेगी? तकनीक का इतिहास बताता है कि इंसान हमेशा अपनी सीमाओं को तोड़ना चाहता है, लेकिन एएसआई के मामले में ये सीमा तोड़ने का खेल कहीं ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक नई मशीन नहीं बन रही, बल्कि एक ऐसी सत्ता बन रही है जिसके फैसले, सोच और क्षमता इंसानी कल्पना से भी आगे जा सकती है। इसीलिए भविष्य की इस दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ पावरफुल एआई बनाना नहीं होगी, बल्कि उसे एथिकल, सेफ और ह्यूमन फ्रेंडली बनाना होगा। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स अभी से इस पर काम कर रहे हैं, ताकि एआई इंसानी मूल्यों, नैतिकता और सुरक्षा के साथ तालमेल बिठाकर काम करे। इसे एआई अलाइनमेंट कहा जाता है, जहां लक्ष्य है कि एआई इंसानों के लिए फायदेमंद हो, नुकसान न पहुंचाए। आखिरकार एएसआई हमारे लिए वरदान बनेगा या अभिशाप, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आज हम इस तकनीक को कैसे विकसित कर रहे हैं। भविष्य अभी भी हमारे हाथ में है। हम चाहें तो इसे दुनिया की सबसे बड़ी प्रगति की कहानी बना सकते हैं, या अगर लापरवाही बरती तो यही सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है।